beta, very good morning to all of you. My name is Manpreet Singh and I am your economics teacher. हाँ जी बेटा, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਰੀਗੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ, national income is the sum total of factor income earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year। हाँ जी बेटा, नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होती है किसका? फैक्टर इनकम का। ठीक है, जो किसने अर्न की है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स बेटा क्या है, एक कंट्री में, ठीक है, जो उसके रेजिडेंट हैं, ठीक है, वो उस कंट्री के अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग जितनी भी इनकम कमाते हैं, ठीक है, जो भी कमाते हैं, उसका सम टोटल इज कॉल्ड नो नेशनल इनकम। ठीक है, हाँ जी बेटा, जो अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है, वो क्या होता है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बेटा, दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वे 2 इंपॉर्टेंट टाइप पॉइंट्स। ठीक है, नंबर 1 पर क्या है, नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्ट्री इनकम। पहले नंबर पर क्या है बेटा कि हम नेशनल इनकम में ओनली फैक्ट्री इनकम को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एंड सेकंड, नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। तो किसकी इनकम होगी? जो पर्सन क्या है, नॉर्मली रेजिडेंट हैं उस कंट्री के। ठीक है, ओके क्लास, इन दिस कंडीशन बेसिकली डिवाइडेड इन 2 इनकम्स, फैक्ट्री इनकम, ठीक है, एंड नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, नंबर 1 पर है बेटा फैक्ट्री इनकम। ठीक है, फैक्ट्री इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लाइक फर्म्स टू द हाउस होल्ड ऑनर ऑफ द फैक्ट्री प्रोडक्शन फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर्स। हाँ जी बेटा, फैक्ट्री इनकम क्या होती है? एक तरह की पेमेंट होती है जो क्या प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में जो फर्म किसको पे करती है? हाउस होल्ड को। मतलब हाउस होल्ड क्या करता है, उसको उससे फैक्ट्री प्रोडक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में फर्म क्या उससे पेमेंट करती है, पेमेंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके बाद में बेटा फैक्ट्री इनकम में क्या क्या आता है, क्लासिफिकेशन, जो हमने ऑलरेडी कल हमने चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, उसमें पहला आता है बेटा नंबर 1 पर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग द सर्विस एंड और एज एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। हाँ जी बेटा, कंपनसेशन भी क्या आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल देखोगे लेबर है, ठीक है, अब लेबर क्या है, एक फर्म ने उसे काम पर लगाया, ठीक है, अब वो यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद लेबर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मीन उसे इनकम मिलेगी। तो दिस इज नाउ लेबर को जब वो पेमेंट करेगा तो दिस इज नाउ फैक्ट्री इनकम। ठीक है, उसके बाद है सेकंड बेटा रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब एक फैक्ट्री, उसके पास पहले फैक्ट्री नहीं है एक पर्सन के पास, अब देखो वो प्रोडक्शन करने के लिए कि फैक्ट्री को रेंट पे लेगा, तो उसके बाद वो वहाँ पर प्रोडक्शन करेगा। अब देखो जो रेंट प्रोवाइड करेगा, पे करेगा फैक्ट्री का, दिस इज नाउ फैक्ट्री इनकम। तीसरे नंबर पर बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इंटरेस्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन से 10,000 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अब क्या है, मैं उससे कहूँगा कि मैं आपके 10,000 रुपीज़ वापस कर दूंगा, आप इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देना। ठीक है, तो जब मेरे पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा तो मेरे पैसे क्या है उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो दिस इज इंटरेस्ट इज नो फैक्टर पेमेंट। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब देखो बेटा फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, ठीक है, अब एक इंडस्ट्री में हम पर मशीन्स ले आई, ठीक है, मशीन कौन चलाएगा, जो मशीन को चलाने वाले हैं, जिनको मशीन के बारे नॉलेज है, स्किल्स है। ठीक है, अब लेबर, हर एक लेबर तो नहीं ना उसे यूज़ कर सकता। अब देखो वो पर्सन जिसको मशीनरी की नॉलेज है, एंटरप्रेन्योर स्किल को यूज़ करके जो पेमेंट दी जाती है, ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योर स्किल को यूज़ करने के बदले जो पेमेंट मिलती है, दिस इज नाउ फैक्टर इनकम। ठीक है, अब बेटे इसके बाद है फैक्ट्री इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। ऑटोमेटिकली है कि जो फैक्ट्री इनकम होती है वो डिफरेंट होती है ट्रांसफर इनकम से। ठीक है, अब देखो बेटा फैक्ट्री इनकम कौन सी थी, फैक्ट्री इनकम का मीनिंग क्या होता है, वो इनकम जो रिसीव होती है हमें फैक्टर प्रोडक्शन से। ठीक है, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को यूज़ करने के बाद। ठीक है, और ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है, वो इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस या प्रोडक्शन सर्विस। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी सर्विस रेंडर नहीं करेंगे, कोई फैक्टर ऑफ पेमेंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। मीन्स ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि किसी पर्सन को किसी ने डोनेशन दे दिया, चैरिटी
पार्टी दे दी, मीन्स हेल्प के लिए जो पैसा दिया जाता है, दिस इज नॉट ट्रांसफर इनकम। ठीक है, बेसिकली कि ये फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो अर्नड की होती है, और ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो अनअर्नड होती है, जो हमें हेल्प के बदले मिल जाती है, जैसे हमने वीक मांगी, किसी ने डोनेशन कर दिया, दिस इज नाउ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट। Who are normal resident of country? A normal resident said to be one who ordinarily resides in the country is concerned। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है कि बेटा जो भी पर्सन है, ठीक है, वो 1 अकाउंटेंट ईयर से ही इंडिया में या एक डोमेस्टिक कंट्री में रह रहा है। ठीक है, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लिव इन द कंट्री। अब देखो वो एक कंट्री में रह रहा है, जिस कंट्री में रह रहा है, ठीक है, उसका सिटीजन रेजिडेंट होगा, और वहाँ पर भी वो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब प्रॉफिट कमाएगा, प्रोडक्शन होएगा, कुछ भी है, सभी एक्टिविटीज में वो बाहर रह के ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अ पर्सन रिसाइडिंग इन द कंट्री फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, वही है कि एक पर्सन अगर 1 ईयर से या 1 ईयर तक किसी भी कंट्री में रहता है तो वो वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ठीक है, अ पर्सन इज सेड टू बी हैव दिस इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री वेयर ही कैरी आउट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। वही है कि खाता पीता पहनता सब कुछ जहाँ पर वो इन्वेस्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, वो क्या होगा, जिस कंट्री में वो 1 अकाउंटिंग ईयर के बीच या उससे ज़्यादा रह रहा है, दिस इज नो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ एग्जांपल्स। पहले नंबर पे वो कहते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसडर्स इन इंडिया, मतलब वो पर्सन जो फॉरेन में फॉरेन एम्बेसडर्स में काम कर रहे हैं बट वो इंडिया के हैं। ठीक है, फॉरेन वर्किंग इन इंडिया, अब देखो वो पर्सन जो फॉरेन में काम कर रही है, ठीक है, बट एम्बेसडर्स कहाँ पर है, कनाडा एंड जापान। ठीक है, इंडियन एम्प्लॉयज़ इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडिया काम कर रहे हैं कहाँ पर, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, इंडिया पर है। ठीक है, दूसरे में कहाँ फॉरनर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोकेटेड कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, जो लोकल पीपल है जहाँ से, ठीक है, जो इंडिया में है इसका ऑफिस। ठीक है, जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब जर्मन काम कर रहे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, इस एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो ठीक है, और इसके बाद एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर रादर देन कोई, मतलब फॉरेन रेजिडेंट जो इंडिया में एक या एक से ज़्यादा साल तक रह चुके हैं, और उसमें जो टेक्निकल एक्सपर्ट है इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, बट लेस देन ऑफ द 1 पीरियड। ठीक है, इसके बाद बेटा डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम क्या होती है, दिस इज नॉट डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, सम टोटल होती है फैक्ट्री इनकम का, लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब बेटा इसमें क्या होएगा कि कोई मैटर नहीं करेगा कि जो रेजिडेंट है वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, बस उसको जितनी फैक्ट्री इनकम हो रही है डेट इज नॉट डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, बेटा डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नंबर 2 पर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम, वही होएगा, बट इसमें क्या होएगा बेटा, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा एक कंट्री का, मीन्स उसमें क्या होएगा, नो मैटर विद इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। ठीक है, क्लियर है सभी को, मतलब इसमें वो ही ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ही होगा, नॉन नहीं होगा, बट डोमेस्टिक में नॉन और नॉर्मल दोनों होंगे। नॉर्मल को हम डिनोट करते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद है बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। ठीक है, इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। बेसिकली क्या ये तो बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज मच वेदर कंसेप्ट द पोलिटिकल टेरिटरी। बट इकोनॉमिक की बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, जी भी एक जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है जहाँ पर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का, और इसमें जो पर्सन होते हैं, गुड्स होती है, कैपिटल उसका फ्रीली सर्कुलेट होते ही रहता है। ठीक है, इसके बाद एविडेंस से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो नीचे आपको कन्वर्जेंस बताई गई है, उसमें देखो बेटा नंबर 1 डोमेस्टिक इनकम में अगर हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो बेटा जो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम ऐड किया था उस पर क्या आएगा, फैक्ट्री इनकम अर्नड बाय द अवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है,
अगर इनकम अर्न हुई है हमारी रेजिडेंट बट वो क्या है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, और माइनस करेंगे उसमें से फैक्ट्री इनकम अर्न बाय द नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, उस पर्सन की इनकम जो नॉन रेजिडेंट है बट हमारी कंट्री में काम कर रही है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले बेटा हमको नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करना होगा, जब उसकी इनकम आ जाएगी तो मतलब उसका आंसर आ जाएगा, उसको हम डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर देंगे, हमें क्या हो आ जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो बेटा जब नेशनल इनकम से नेशनल इनकम को हमने कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम में तो क्या होगा, जहां पर जो देखो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने प्लस किए थे वो वहां पर मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। अब बेटा इसके बाद है डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकली कंसेप्ट, क्या दोनों इक्वल हैं, दिस इज क्लियर, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम प्लस करते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो क्या निकलता है नेशनल इनकम। अब देखो जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्रोडक्ट चूज करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि बेटा एक में हम इनकम को ऐड करेंगे और एक में हम प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे बट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होते हैं, मीन्स डोमेस्टिक इनकम इक्वल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखो बेटा डोमेस्टिक इनकम को हम कैसे डिनोट किया है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम को कैसे किया है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्ट्री इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। क्या होता है बेटा डोमेस्टिक इनकम, सम टोटल होता है फैक्ट्री इनकम का जो हमने कहाँ से जनरेट किया है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में, ठीक है। इसमें कोई मैटर नहीं होता कि वो पर्सन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, बट इसमें क्या होगा ओनली रेजिडेंट पर्सन होंगे नेशनल इनकम में, नॉट ऑन नॉन रेजिडेंट, ठीक है। हाँ जी बेटा डोमेस्टिक इनकम में क्या होएगा हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसमें हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ जी बेटा ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट जब हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू टाइप्स में हम मेजर करते हैं जीडीपी एंड एनडीपी, ठीक है। अब देखो बेटा डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। वैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस में एक मशीनरी यूज़ किया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10 ईयर 5 ईयर 20 ईयर्स तक उसकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, मीन्स उसमें VAT की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। इस वजह से उसकी प्रॉब्लम लॉस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक मेन पार्ट होता है कैलकुलेट करने के लिए एनडीपी एंड जीडीपी, ठीक है। अब देखो बेटा सबसे पहले क्या जब मैंने एनडीपी कैलकुलेट की थी तो जीडीपी में मैंने डेप्रिसिएशन को लेस करना है एंड व्हेन जीडीपी कैलकुलेट करना है तो एनडीपी में मैंने डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा वो ये एनएनपी अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन जीएनपी से लेस करना है एंड व्हेन जीएनपी को कैलकुलेट करना है तो एनएनपी से डेप्रिसिएशन में ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हाँ जी बेटा इसमें क्या है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे हमने प्रीवियस में किया है कि डोमेस्टिक इनकम इक्वल होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, ठीक है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब बेटा हम इसे कंसीडर करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, कोई टैक्सेस नहीं होंगे, कोई सब्सिडीज नहीं होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। वही है टैक्सेस नहीं होंगे, सब्सिडीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा इसमें है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस को हम कैसे मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो नंबर 1 पर अगर हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमको क्या करना होगा, देखो बेटा व्हेन फाइंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो क्या करना होगा कि जो जी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देना है, और व्हेन फाइंड नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो उसमें क्या करना है हमने नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से लेस कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। बेटा जी सभी टर्म्स थोड़ी डिफिकल्ट है बट अगर आप अपनी नोटबुक पे बार बार इसको लिखोगे इसे याद करोगे तो आपको सभी फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा इसके बाद आता है वेरियस एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। उसमें से पहले नंबर पर आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हाँ जी बेटा जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, एक ऐसा मार्केट वैल्यू होती है और फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो हम प्रोड्यूस करते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, ठीक है। बेटा हम इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। हाँ जी बेटा जी क्या होता है, इट इज़ द मार्केट वैल्यू इज द
ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हाँ जी बेटा, नेट डोमेस्टिक में से हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे नंबर 1 पर जीडीपी जब हमने निकाली थी तो एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन किया था, मैंने बताया था ना, उसमें मैंने डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना है। अब इसमें मैंने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर दिया, ठीक है। देन इसके बाद है क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेटा दिस इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बेटा इसमें क्या है, जीडीपी एमपी को ऐड क्या करेंगे, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, इट इज द सम टोटल ऑफ एनडीपी एमपी प्लस क्या करेंगे, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। देन इसके बाद है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसमें क्या होएगा बेटा, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि हम जो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया और डेप्रिसिएशन को ऐड करके निकाल लेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 6 नंबर में क्या है बेटा, एनडीपी एफसी। इसमें क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गए, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे। और व्हेन फाइंड ऑफ द जीडीपी एफसी तो एनडीपी एफसी प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। व्हेन फाइंड एनडीपी एफसी इक्वल जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, जीडीपी एफसी में हम क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद है 8 नंबर पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में क्या आएगा, एनडीपी एफसी प्लस क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अलावा देखो एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट किया हमको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में प्लस करेंगे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ओके बेटा, इसकी बात आता है नॉर्मल जीडीपी क्या होता है। नॉर्मल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड एस्टिमेटिंग यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। बेटा जी क्या होता है, दिस इज द मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो हम प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक कंट्री में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, बट हम उसे एस्टिमेट कैसे लगाएंगे, दिस इज द करंट ईयर प्राइस। तो नॉर्मल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। देन इसकी बाद है रियल जीडीपी, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। सेम है बेटा, ये भी एक मार्केट वैल्यू ऑफ है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो हम प्रोड्यूस करते हैं डोमेस्टिक कंट्री में, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, बट हम इसे अब एस्टिमेट कैसे लगाएंगे, दिस इज नाउ बेस ईयर प्राइसेस से, ठीक है। वही है रियल जीडीपी इक्वल क्यू इंटू पी स्टार क्या है, बेस ईयर, ठीक है। अब बेटा जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, बट इसमें मेन पॉइंट देखो, इट कैन इंक्रीज इफ प्राइस लेवल इंक्रीज। जीडीपी एट करंट प्राइसेस तब इंक्रीज होंगे जब प्राइस लेवल इंक्रीज होंगे, डिक्रीज कब होंगे, जब प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज इन द इकोनॉमी, ठीक है, तब इंक्रीज होंगे जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, जीडीपी एट करंट प्राइसेस को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, उसे रियल जीडीपी, ठीक है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल्स, ठीक है, बट उसमें हम वेलफेयर ऑफ पीपल को मेजर करते हैं, ठीक है। अब बेटा कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं नॉर्मल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, तो कांस्टेंट प्राइसेस की हेल्प से इक्वल जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, ठीक है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस डिवाइड प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इसके बाद बेटा जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जीडीपी एट करंट प्राइसेस हमें गिवन है 200, इंडेक्स नंबर जहाँ प्राइसेस हमें गिवन है 400, तो क्या है फार्मूला 200 इंटू 100 अपॉन 400 इक्वल 50, ठीक है, क्लियर है। क्या लिख रहा है ऐसे मैंने, रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल जीडीपी को कैसे करेंगे, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स ओवर 100, ठीक है। जैसे बेटा हमें जीडीपी गिवन है, रियल जीडीपी 240, प्राइस इंडेक्स हमें गिवन है 120, तो 240 इंटू 120 अपॉन 100 इक्वल टू 88, ठीक है। दिस इज नाउ नॉमिनल जीडीपी। हाँ जी बेटा, जीडीपी डिफॉल्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100, ठीक है। जैसे हमें जीडीपी रियल जीडीपी दी है 600, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी 66 है, ठीक है, डिफॉल्टर निकालना है तो 660 इंटू 100 अपॉन 1110, ठीक है। ओके, इसके बाद बेटा जीडीपी एंड वेलफेयर, वही है कि जो जीडीपी एट मार्केट करंट जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस जो हमने जो डिस्कस किया था ऑलरेडी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इट इज़ आल्सो डिस्कस इन
जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है बेटा इसकी? नंबर 1 पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ डिस्ट्रीब्यूशन इनकम टर्न्स अनइक्वल जीडीपी ग्रोथ फॉल टू रिफेक्ट। अगर देखो बेटा, अगर सोशल वेलफेयर में जीडीपी इनकम इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ नहीं होगी, वो भी अनफिल होगी। ठीक है। नंबर 2, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ठीक है, मे नॉट बी वेलफेयर ऑडिटेड। ठीक है, जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी दिस इज नॉट रिलेटेड टू वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस, ठीक है, जैसे वाटर सिस्टम हमने यूज किया था, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज मतलब जो हमें बाहर से कोई इफेक्ट पाता है। ठीक है, रेफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। ठीक है, मतलब कि हमें गुड से बैड इम्पैक्ट पड़ेंगे जब हम प्राइस को पे नहीं करेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? पॉजिटिव एस्टिमेट ऑकर व्हेन कब होगी? जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल मेंटेन अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड वाई एंजॉय इट। बेटा पॉजिटिव क्या होती है? जैसे मान लो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखो गवर्नमेंट ने एक पार्क फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। ठीक है, अब देखो वो पार्क फैसिलिटीज को देखो सारी पब्लिक एंजॉय करेगी, दिस इज नॉट पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब नेगेटिव इम्पैक्ट में कैसे होगा? देखो जैसे किसी वो लिखा हुआ है ना, नेगेटिव में एग्जांपल दी होगी, स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्री कॉज एयर पोल्यूशन। जैसे हम देखो बेटा कोई पार्क है, ठीक है, पार्क नहीं कोई एरिया है बट यहाँ पर स्मोकिंग सारा एरिया है, तो देखो वहाँ पर सिर्फ वही पर्सन जाएंगे जो स्मोकिंग करते हैं, ऑल ओवर पर्सन तो नहीं जाएंगे, तो दिस इज नो बैड इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, सो क्लास दिस वे हमारा चैप्टर नंबर 3, ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स डन हो चुका है। अगर बेटा दोबारा से सुन लो, जितने भी इसमें सम हैं मतलब फार्मूलेस हैं बेटा, आपको उतना टाइम तक डिफिकल्ट्स लगेंगे जितना टाइम आप अपनी नोटबुक पर कैलकुलेट नहीं करके दिखते, इनको याद नहीं करते, राइट करके बार बार नहीं देखते। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।